अस्सलामुअलैकुम। बेहद दरूद हबीब खुदा वाले मोहम्मद व असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम फ़हीम हासिल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम फ़लस्तीन के मसले पर बात करेंगे। तारीख से आप सब वाकिफ़ हैं, मैं तारीख की तरफ नहीं जाऊंगा। जो करंट सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे, उस पर बात करेंगे और जो वहाँ पे किरदार हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुल्कों के किरदार पर भी गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो इस जान लेते हैं कि आज हम जो बात करेंगे, 7 अक्टूबर वाले दिन फजर के टाइम हमास, एक मुजाहमती तहरीक है वहाँ पे, तंजीम है, उसने इसराइल पर 5,000 रॉकेट से हमला किया। ये वहाँ पे जिससे लड़ाई स्टार्ट हुई। उसके बाद जो इसराइल का वहाँ पे आयरन डोम था वो भी जो काम नहीं कर सका, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ। फिर उसके बाद दोनों तरफ से बमबारी स्टार्ट हो गई और जो जानों का ज़िया हुआ। फिर जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है गज़ा में, गज़ा एक 40 किलोमीटर लंबी पट्टी है जिसके ऊपर जो तंजीम हमास है उसका कंट्रोल है और वो वहाँ से बमबारी की है उन्होंने। तो इसराइल ने वहां पर बमबारी स्टार्ट कर दी है। इसराइल ने वहां पर तकरीबन 4,000 टन के करीब जो है वो गोला बारूद फेंका है। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर फॉस्फोरस बम ऐसा बम है जिस जो फेंकते ही जो जिल्द है इंसान की वो गलना स्टार्ट कर देती है। तो ये एक जंगी जराइम है इस तरह की चीज़ें करना, लेकिन इसराइल कर रहा है। फिर उसके बाद हमास का दावा है कि उसने उनके 170 के करीब जो सिपाही हैं, जो फौजी हैं, उनको उसने पकड़ लिया है। फिर उसके बाद जो है इसराइल ने भी जो वहाँ पे काफ़ी बमबारी की। इस वक्त कहा जाता है कि गजा के बीच 1,000 जो लोग हैं वो इमारतों के नीचे दबे हुए हैं, यानी कि इतनी बमबारी की गई है। और उसके अलावा भी 1,000 से 2,000 के करीब जो अमवात वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये वो हैं जो दबे हुए, उनके अलावा यानी कि 3 से 4 हज़ार जानों का ज़या हो चुका है। अब बात करते हैं वहाँ पे जो किरदार, सबसे पहला किरदार वहाँ पे हमास। हमास की थोड़ी सी तारीख जान लेते हैं कि ये एक, इनके बानी का नाम शेख अहमद यासीन, 1987 में ये तहरीक बनी। ये तहरीक थी एक, फिर ये एक तंजीम का शक्ल इसने ली। यानी कि जो अहमद शेख थे, शेख अहमद यासीन, ये एक पॉलिटिशियन थे वहाँ पे। पॉलिटिशियन होने के साथ साथ ये वहाँ पे एक चाहते थे कि जो फ़लस्तीन को उसका हक दिया जाए। फिर इन्होंने तंजीम बनाई जो बाद में जाकर एक अस्करी तंजीम बनी और जिसने बाद में बहुत सी कार्रवाइयाँ भी की। फिर उसके बाद जो गजा है जिसके ऊपर इस वक्त कंट्रोल है वो 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसके ऊपर इस वक्त हमास का कंट्रोल है। और इसकी आबादी तकरीबन 22 से 25 लाख है जो वहाँ पे लोग मुकीम हैं। फिर उसके बाद जो हैं, अब जो करंट जो उनके लीडर हैं, शेख इस्माइल अब्दुल सलाम, जो इस वक्त उनके करंट जो लीडर हैं, जो इस वक्त हमास को लीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो अब हमास, जाहिर बात है कि वो छोटा सा एरिया है, इसराइल के पास पावर भी है, उनके पास ताकत भी है। अब इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, लेकिन हमास ने बचने के लिए जो एक टनल बनाई हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उसने टनल बनाई हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेड कलर की जो है ये टनल्स हैं जिसके बीच उन्होंने अपने बचाव के लिए अपने आप को वहां पे किया हुआ है। अब इसी जो इसराइल ने 170 के करीब जो फौजी पकड़े हैं, उनका दावा भी ये है कि हमने इनको डिफरेंट मुकाम पर जो है वो रखा हुआ है ताकि जो इसराइल है वो यहाँ पे बमबारी नहीं करे। अब उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम किरदार इस वक्त जाना जा रहा है वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की जरा तारीख की तरफ देखते हैं कि हिजबुल्लाह लबनान की एक मुजाहमती और अस्करी जो तहरीक है, एक तंजीम है। और इसके बानी जो हैं अली अकबर है। ये 1982 में बनी। जो आप एक इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अली अकबर हैं वो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि हिजबुल्लाह जो है ईरानी तहरीक है, यानी कि ये ईरान सपोर्ट करता है इसको। और आगे से फिर ये जो यानी जितने भी मामलात हैं वो ईरान कंट्रोल करता है इसके। जो अब इसके करंट जो मतलब जो लीडर हैं सैयद हसन नसरुल्लाह। इसका किरदार इस वजह से अब इम्पोर्टेंट हो चुका है कि इसराइल ने लबनान पर भी और सीरिया पर भी हमला कर, इसराइल की तरफ से जो है वो धमकी दी गई थी कि आपको स्टोन एज की तरफ भेज देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ये सैयद जो हसन नसरुल्लाह हैं,
इन्होंने भी उनको धमकी दी कि हम अगर आप हमको स्टोन एज में भेज देंगे, हम भी इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे। अब थोड़ी सी हिजबुल्लाह की तारीख देखते हैं कि ये तकरीबन ये मामूल है, वहां पे इसराइल के साथ इनकी झड़पें होती रहती हैं। अब जो हमास है हिजबुल्लाह के आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि हिजबुल्लाह इतनी ताकतवर और पावरफुल है। हिजबुल्लाह के साथ झड़पें होती रहती हैं। फिर एक इसकी मिसाल लेते हैं कि 2006 में हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की झड़पें हुई। हिजबुल्लाह के पास उनके 2 सिपाही थे इसराइलियों के, वो तकरीबन 1 माह तक जंग जारी रही और इसराइल को बिल जो फिर आखिर में आके इसराइल को वो जंग से पीछे हटना पड़ा, इसराइल वो जंग हार गया। यानी कि जो हिजबुल्लाह है वो काफी पावर में है। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने जो है उनके टैंकों पर हमला स्टार्ट कर दिया, यानी इस हिजबुल्लाह ने उन पर हमला स्टार्ट कर दिया है। अब जो यूएसए है उसका कहना है कि 1,500 के करीब जो रॉकेट हैं वो हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं, जो वो फायर कर सकता है। फिर उसके बाद यूएसए कहता है कि तकरीबन $700 मिलियन के करीब ईरान हर साल जो है वो हिजबुल्लाह को देता है, जिससे वो असला खरीदते हैं और दूसरे मामला डील करते हैं। यानी हिजबुल्लाह इस वक्त बहुत ज्यादा पावर में है और इस वक्त तारीख का रुख बदल सकता है कि जिस तरह उन्होंने हमला कर दिया है। ये हमास, एक तरफ से हमास है, दूसरी तरफ से इसराइल है और बहुत सी ताकतें इकट्ठा होकर जो इसराइल पर हमला कर रही हैं, जिससे तारीख का रुख बदल सकता है।